हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में आईपीओ की। आईपीओ के दोस्तों हम इस वीडियो में एनालाइज करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। और आईपीओ जो एनालाइज होगा वो है दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स। दोस्तों फिर से आप कह सकते हैं आईपीओ का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है। अब आपको काफ़ी आईपीओ आते हुए देखने को मिलेंगे। जस्ट बाजार बढ़िया रहे और इसी में कह सकते हैं जो शुरुआत होती हुई दिख रही है वो दोस्तों फ्रैक्टल और आई फाइनेंस दोनों से हो रही है। इस वीडियो में तो हम सिर्फ दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स के ऊपर बात करेंगे, कंपनी का आईपीओ रिव्यू करेंगे, समझेंगे दोस्तों कि किस तरीके का ये आईपीओ है जो आता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों फ्रैक्टल एनालिटिक्स जो याद रखिएगा 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में ओपन होने वाला है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है 857 से 900 रुपीज़ पर शेयर का। तो ये बात ध्यान रखिएगा 900 रुपये का आपको एक शेयर मिलता हुआ देखने को मिलेगा। एक लॉट के अंदर दोस्तों लगभग 16 शेयर्स मिलेंगे। ये आईपीओ दोस्तों छोटा मोटा नहीं है, लगभग 2834 करोड़ का आपको आता हुआ दिख रहा है। अब सबसे तो दोस्तों हम समझते हैं कि फ्रैक्टल एनालिटिक्स आखिर करती क्या है। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि ओवरऑल पहली ऐसी कंपनी रहेगी जो आपको एआई कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी हमारे एक्सचेंजेस पे। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी जो है वो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एआई कंपनी है जिसका ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी रही है। और कंपनी का स्पेशलाइजेशन है इन प्रोवाइडिंग लार्ज ग्लोबल एंटरप्राइजेस अ कॉम्प्रिहेंसिव सूट। मतलब कंपनी ओवरऑल दोस्तों ऑफर करती है यहाँ पर एआई सॉल्यूशंस टू लार्ज एंटरप्राइजेस। वहाँ पर डेटा ड्रिवन डिसीजन सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। देखिए एआई अभी किस तरीके से काम आ रहा है। एआई दोस्तों आप कह सकते हैं कि दोस्तों पहले ओवरऑल इसकी शुरुआत हुई थी एज डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, राइट। उसमें अगर आप देखेंगे पहले डैशबोर्ड्स, बीआई, ये सब आपको आते हुए देखने को मिले, जिसको ट्रेडिशनल आईटी फर्म्स ने डोमिनेट किया। फिर उसके बाद दोस्तों प्रिडिक्टिव एनालिसिस हो गया, एनालिटिक्स हो गया, जिसमें देखिए रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा फोरकास्टिंग आए, एमएल मॉडल्स जो थे वो डेफिनेटली क्रिएट हुए। और अब दोस्तों यहाँ पर आ रहा है जनरेटिव और एजेंटिक एआई जो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करता है। इसमें दोस्तों ये जो ओवरऑल जनरेटिव और एजेंटिक एआई है, ये एक्शन लेता हुआ नजर आता है, ये डिसीजंस लेता हुआ नजर आता है। ये दोस्तों याद रखिएगा फ्रैक्टल एनालिटिक्स का काम है। कंपनी बेसिकली डेटा ड्रिवन डिसीजन सॉल्यूशन कंपनी है। यानी ओवरऑल अगर दोस्तों एक लार्ज एंटरप्राइज है और उसको कुछ डिसीजन लेना है तो उसमें दोस्तों ये फ्रैक्टल एनालिटिक्स मदद करता है, इसका एआई मदद करता है। कंपनी दोस्तों ऑपरेट करती है एज अ लीडिंग प्लेयर इन रैपिडली एक्सपांडिंग डाई इकोसिस्टम। डाई मतलब डेटा एनालिटिक्स और एआई इकोसिस्टम, जिसको डाई बोलते हैं, DAAI, राइट। ये एक टॉप प्रोवाइडर है एंड टू एंड एआई सॉल्यूशन का फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। और कंपनी का ओवरऑल दोस्तों फोकस रहता है मस्ट विन क्लाइंट्स के अंदर। कंपनी छोटे क्लाइंट्स के पीछे नहीं भागती है, मस्ट विन क्लाइंट्स के पीछे भागती है। कंपनी का ये कहना है कि देखिए हम या तो आपके पास अच्छा रेवेन्यू हो या तो आपके पास जो ओवरऑल कस्टमर्स हो वो बढ़िया हो। ये दोस्तों कंपनी की फोकस रहती है। इनका जो दोस्तों कोर बिजनेस है वो फोकस है किस पे, ऑन प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू कंज्यूमर पैकेज गुड्स, रिटेल, टेक्नोलॉजी, मीडिया, हेल्थ केयर सेक्टर्स। ये याद रखिएगा बैकबोन बनाता है इनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। मतलब इन जगह से याद रखिए कंपनी का रेवेन्यू हमको आता हुआ दिखता है। अब देखिए कोई भी एआई कंपनी हो तो उसके कुछ मॉडल्स होते हैं, राइट। तो इसमें फ्रैक्टल के भी मॉडल्स है। एक दोस्तों पहला आता है कॉजेंटिक। जी हाँ, ये एआई मॉडल है कंपनी का जो बेसिकली डिजाइन है टू हेल्प एंटरप्राइज ताकि वो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कर सके। प्री बिल्ट एजेंट्स और टूल्स के तहत जो कॉजेंटिक है वो मदद करता है। दूसरा आता है कैलाइडियो। ये दोस्तों एक प्रोप्राइटरी डिफ्यूजन बेस्ड टेक्स्ट टू इमेज फाउंडेशन मॉडल है। वैद्य, ये एक मेडिकल मल्टी मॉडल फाउंडेशन मॉडल इकोसिस्टम है जो हेल्थ केयर असिस्टेंस में काम आता है। और आखिरी है ट्रायल रन। ये एक एआई इनेबल्ड एक्सपेरिमेंटेशन प्लेटफॉर्म है रिटेल और सीपीजी बिजनेस डिसीजन के लिए। तो अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, सब एआई मॉडल से क्रिएट होता है। इतने एआई मॉडल्स जो होते हैं वो दोस्तों आप कह सकते हैं अलग अलग जगह पे आपको काम आते हुए देखने को मिलते हैं। कंपनी फॉर्च्यून 500 क्लाइंट्स को सर्व करती है। ग्लोबल नेटवर्क है इनका, सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस है इन यूएस, यूरोप, इंडिया, ऐसा बताया जाता है। हमको समझना पड़ेगा कि एआई कितना बड़ा है। जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट टैम जिसको बोलते हैं फॉर डाई सर्विसेज, ये बताया जाता है कि दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली है फॉर USD 143 बिलियन $US इन FY25। और ये बढ़ के दोस्तों 310 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, ऐसा बताया गया है बाय FY30। मतलब लगभग 16 से 17% की कैगर से याद रखिएगा ये जो पूरा इकोसिस्टम है सर्विसेज बेस्ड, ये जो पूरा इकोनॉमी है एआई की, वो ग्रो करेगी बाय 16 to 17%। इसके अलावा दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी है, एक बताया जाता है कि कोर एआई लेड सर्विसेज का जो मार्केट है वो लगभग 172 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचता हुआ देखने को मिलेगा। और जो जनरेटिव एआई है, जो ओवरऑल याद रखिएगा 83% ऑफ सर्वेड इंटरप्राइजेस आइदर टेस्ट करता है या फिर प्रोड्यूस करता है। तो इसका जो ओवरऑल दोस्तों बिजनेस है ये ओवरऑल शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स प्रोडक्टाइज्ड एआई सॉल्यूशंस, राइट। मतलब ओवरऑल
जो मेजर दोस्तों डिफरेंस हमको देखने को मिल रहा है, पहले भी ऐसा नहीं था कि एआई नहीं था, पहले भी दोस्तों एआई था, बट जब से दोस्तों चैट जीपीटी ने आप कह सकते हैं पूरा चेंज कर दिया है सिस्टम, राइट। आज काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो एआई का यूज़ हमको होता हुआ दिखता है। और अब ये जो प्रोडक्ट है ये नो डाउट दोस्तों कंपनीज यूज़ कर रही है फॉर डिसीजन मेकिंग। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिए, एआई इज़ नॉट 100%। ये कोई नहीं कह सकता कि देखो 100% हम एआई का यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज एआई खुद ही कहता है कि मैं 100% सही नहीं हूँ। ये मॉडल्स होते हैं और ये दोस्तों टेस्ट होते हैं, राइट। ये लगातार दोस्तों याद रखिएगा, इनका रन चलता है, टेस्ट होते हैं, और टेस्ट एंड ट्रेन मॉडल से दोस्तों ये काम करते हैं। आप जितना ट्रेन करते जाएंगे उतना दोस्तों जो एआई है आपका वो सुधरता जाएगा, उसका जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी, राइट। लेकिन अगेन 100% सही नहीं है, ये अपने आप में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, रिस्क रहेगा, राइट। थोड़ा सा दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू को समझते हैं, राइट। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस किस तरीके से ग्रो कर रहा है ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। शुरुआत दोस्तों कंपनी के FY 23, 24, 25 के नंबर से करते हैं। रेवेन्यू वाइज दोस्तों आप देखेंगे तो करीबन 2000 करोड़ का रेवेन्यू था इन FY 23, फिर 2200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है इन FY 24, और फिर 2765 करोड़ का रेवेन्यू हो गया इन FY 25। यानी लगातार एक बात तो क्लियर है, ये ग्रोथ तो हमको देखने को मिली है। अगर मैं बात करता हूँ अभी जो 2 क्वार्टर्स के नंबर्स निकल कर आए, पहले दोस्तों कम 1300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कर लिया था कंपनी ने FY 24 में, और अब दोस्तों वो जो रेवेन्यू है बढ़कर लगभग 1559 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। तो ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सप्लोसिव ग्रोथ है कि नंबर्स जो है वो आपको 50, 60, 70, 80% बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ग्रो कर रहे हैं, बट हाँ धीमे धीमे करके ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। EBITDA मार्जिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी का 22% था FY 23 में, FY 24 में वो घट के सीधा 4% रह गया, और फिर FY 25 में करीबन 14.4% हो गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं बहुत वेरिएशन है। इसके अलावा पैट की अगर बात करता हूँ तो कंपनी का पैट था 194 करोड़ इन FY 23, फिर 54 करोड़ का लॉस आ गया। जी हाँ, लॉस आ गया इन FY 24 एंड FY 25 में कंपनी का जो प्रॉफिट आया वो लगभग 220 करोड़ का आता हुआ दिखा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ग्रोथ आई, और यहाँ से तो अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी ग्रोथ हमको देखने को मिली, बिकॉज लॉस टू प्रॉफिट आई। अभी जो 2 क्वार्टर्स के कंपनी के नंबर्स आए, पहले 73 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था कंपनी ने, और अब दोस्तों वो 71 करोड़ का रह गया है। तो यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिला है, डिस्पाइट ऑफ कि रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता हुआ दिखा है। तो आप कह सकते हैं बिजनेस अभी वॉलेटाइल चलता हुआ दिख रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में उतार चढ़ाव आपको क्लियरली नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कंपनी का बिजनेस कहाँ से आता है, राइट। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन क्या है, जो CPGR यानी कंज्यूमर पैक्ड गुड्स एंड रिटेल बिजनेस है, याद रखिएगा उससे मतलब जो सेगमेंट है वहाँ से कंपनी का रेवेन्यू 37.5% आता है। टेक्नोलॉजी, मीडिया, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज से कंपनी जो बिजनेस करती है 27% रेवेन्यू जनरेट करती है। HLS हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज 17%, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस BFSI से 12% के आसपास, और बाकी एनर्जी, ट्रैवल, इंडस्ट्रियल से 6% के आसपास का रेवेन्यू याद रखिएगा कंपनी जनरेट करती है। कुछ कंपनी की स्ट्रेंथ, कुछ कंपनी के रिस्क समझते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, देखिए लीडर है ये, याद रखिएगा पूरे ह्यूज एक्सपांडिंग AI मार्केट के अंदर। जैसे मैंने कहा अभी आपको कोई मार्केट में प्योर प्ले AI कंपनी नहीं दिखती है, तो उसको वो स्कैरसिटी प्रीमियम भी याद रखिएगा मिलता हुआ दिखेगा। दूसरा है एस्टेब्लिश्ड एंड एक्सपांडिंग कनेक्शंस, कंपनी वेल नोन है विद इंटरनेशनल क्लाइंटल। इनकी क्लाइंट लिस्ट में आप देखिए काफ़ी आपको अच्छे अच्छे नाम मिल जाएंगे, जिसमें नेस्ले का नाम आपको आता हुआ दिखता है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का नाम आता हुआ दिखता है। इसके अलावा सिटी बैंक है, कॉस्टको है, मार्स है, मॉन्डलिस है, नेशन वाइड है, फिलिप्स है, राइट। ये कंपनी का क्लाइंट लिस्ट है। तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव, वो कोहेसिव टेक्निकल डोमेन और फंक्शनल नॉलेज। ऑब्वियसली बात है, देखिए इसमें बहुत नॉलेज चाहिए होता है, मॉडल सही से क्रिएट करने पड़ते हैं। कंपनी का हिस्ट्री ऑफ क्रिएटिंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कस्टमर्स, और कल्चर ऑफ ओपननेस, ट्रस्ट और टैलेंट डेवलपमेंट, फ्रीडम है, मतलब ओवरऑल जो बिजनेस का एनवायरमेंट है, राइट। रिस्क क्या है, रिस्क दोस्तों पहला तो ये कि डेटा प्रोटेक्शन और साइबर सिक्योरिटी हमेशा रिस्क रहेगा, राइट। दूसरा है रिस्क इन द डिलीवरी एंड द यूज ऑफ AI सॉल्यूशन। जैसे मैंने कहा 100% कुछ भी देखिए याद रखिएगा AI नहीं है कि 100% ये आपको सही तरीके से काम करता हुआ देखने को मिलेगा। ये कभी भी याद रखिए होना बहुत मुश्किल है, उसमें कह सकते हैं सालों लग जाएंगे कि 100% आप एक्यूरेट बना पाए। 100% कभी बनेगा भी नहीं, राइट। इसके अलावा और रिस्क में क्या है, की लीडरशिप और स्किल टैलेंट पे रिलायंस कंपनी को बहुत रखना पड़ेगा, वो चले गए। अब यहाँ पर एक बात क्या है कि देखिए जिस तरीके से टैलेंट वॉर और वेज इन्फ्लेशन है, मतलब जो रिच कंपनीज है, राइट, ओवरऑल जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, लगातार ये क्या कर रही है, ये लगातार दोस्तों अच्छे जो माइंड्स होते हैं, राइट, उनको अपनी कंपनी में ले लेते हैं, राइट। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि देखिए आपको लगातार अच्छा माइंड ढूंढना, राइट। वो हमेशा शिफ्ट होता हुआ दिखता है, और इंडिया से तो बहुत ज़्यादा शिफ्ट आपको होता हुआ दिखता है टू यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, राइट, इन कंट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क भी है। कंपनी के जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं वहाँ से 54% ऑफ द रेवेन्यू कंपनी का जनरेट होता है, तो इनसे लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग रिलेशनशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज एक क्लाइंट्स का जाना बहुत बड़ा लॉस कंपनी के लिए कर सकता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस और हाइपर स्केल थ्रेट आपको हमेशा देखने को मिलेगा, मतलब माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स,
फोर्स, गूगल, ये लगातार दोस्तों एआई को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो रिस्क ये है कि अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर सेल्स फोर्स यहाँ पर स्मार्ट इनफ हो जाते हैं कि वो अपने पूरे इंटरप्राइज के अंदर एआई को बिल्ड कर लेते हैं, तो फ्रैक्टल किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, ये तो खुद ही कर लेंगे। तो बिजनेस हमेशा इस प्रकार से याद रखिएगा, आपको थोड़ा सा रिस्क पर रहेगा ही। इसके अलावा मिटिगेशन का भी रिस्क है कि जैसे कि फ्रैक्टल दोस्तों फोकस करता है कॉम्प्लेक्स क्रॉस सिलो डिसीजन मेकिंग में, राइट। और ओवरऑल कंपनी का जो फोकस है कि किस तरीके से वो सप्लाई चेन डिले पे इम्पैक्ट जो भी आएगा मार्केटिंग स्पेंड का, उसको एनालाइज करेगा। तो सिंगल प्लेटफॉर्म टूल हमेशा एक बात ध्यान रखिए, स्ट्रगल करेगा टू सॉल्व, लेकिन अगर कंपनी का लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आता है इससे कि जो दूसरी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, ये जो मॉडल है वो और अच्छे से क्रिएट कर पा रही है, तो हमेशा कंपनी का बिजनेस रिस्क रहेगा ही रहेगा, राइट। अब बात करें दोस्तों वैल्यूएशन को लेकर, तो देखिए कंपनी कहती है कि हम अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग ऑफ 65.5, प्री आईपीओ बात कर रहा हूँ, पोस्ट आईपीओ तो ये 100 के पार चल जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो इसका लिस्टेड पीयर है वो आप ढूंढेंगे तो कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी लिस्टेड कंपनी याद रखिएगा फ्रैक्टल एनालिटिक्स की पीयर नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों वैल्यू को कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल दोस्तों टीटीएम बेसिस पे जैसा मैंने कहा, इसका अगर आप रेवेन्यू देखेंगे तो आपको हाई दिखता है, प्राइस टू सेल्स देखेंगे तो लगभग 5.6 टाइम्स के आसपास दिखता है, रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी के 25-26% की है। अब एक कंपनी आती है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, राइट, आपने नाम सुना होगा, लेकिन वो एक प्योर एनालिटिक्स सर्विस है, तो इसको उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए याद रखिए कंपनी ने बताई नहीं है। एक कंपनी है यूएस की जिसका नाम है पैलेंटी टेक्नोलॉजी, वो एक एआई सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है और वो ट्रेड करता है मोर देन 200 टाइम्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग, 88 टाइम्स ऑफ प्राइस टू सेल्स, राइट। वहाँ पर भी 25 से 30% की ग्रोथ है रेवेन्यू की। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये वैल्यू तो इसकी सस्ती लगेगी, बट अगेन वो भी ऐसा नहीं है कि वो एक एआई सॉफ्टवेयर कंपनी है, और ये दोस्तों एक एआई सर्विसेज प्लस प्रोडक्ट प्रोडक्ट इंक्यूबेशन माफ करेगा प्लेटफॉर्म है, राइट। और एक और कंपनी आती है एक्सटेंचर, लेकिन वो एक आईटी सर्विस और कंसल्टिंग कंपनी है। तो इसीलिए जैसा मैं कह रहा हूँ कि कोई इसका लिस्टेड पीयर आपको देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आपको लिस्टेड पीयर ढूंढना है तो फिर आपको ग्लोबली कंपनीज को देखना पड़ेगा जिनकी वैल्यूएशन सुपर एक्सपेंसिव, राइट। तो उस हिसाब से अगर दिखा है तो ये सस्ता ही लगेगा, बट द पॉइंट कि देखिए उनका बिजनेस और इसके बिजनेस में बहुत असर है, बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है कि वो रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा आगे है, अभी ये बहुत पीछे है, तो वो एक सबसे बड़ा कारण है कि आप उसको उस तरीके का वैल्यूएशन नहीं देख सकते। भारत में जैसे मैंने कहा कोई भी लिस्टेड एआई कंपनी नहीं है जो प्योर प्ले एआई हो। फ्रैक्टल याद रखिएगा प्योर प्ले एआई आपको काम करता हुआ देखने को मिलता है, राइट। और फ्रैक्टल क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ना ही ये दोस्तों एक प्योर सैस कंपनी है, ना एक ट्रेडिशनल आईटी सर्विस कंपनी है, तो इसलिए इसका वैल्यूएशन निकाल पाना भी अपने आप में बहुत मुश्किल है, राइट। बाकी अगर मैं बात करता हूँ जीएमपी के बारे में, तो देखिए जो करंट ग्रे मार्केट इसकी हमको चलती हुई दिख रही है वो लगभग 229 रुपीज़ है, लगातार डिक्लाइन पे फेज पे है, सिर्फ 3% रह गई है। कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई, वो सॉलिड थी। अब क्या करना चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको टाइम देना पड़ेगा एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स, तब जाके दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं क्लियर व्यू बनेगा। मतलब ये एक ऐसी कंपनी होगी जो ज़रूर आप चाहेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में रहे, बिकॉज इंडियन कंपनीज़ के आपके पास कोई मार्केट में ऐसा कोई लिस्टेड पीयर ही नहीं है या फिर लिस्टेड कंपनी नहीं है जो प्योर प्ले एआई का काम कर रहे हो। फ्रैक्टल एनालिटिक्स पहली कंपनी आ रही है, तो मेरे हिसाब से इसको वैल्यूएशन तो मिलनी चाहिए, लिस्टिंग गेन होना चाहिए मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, बट अगेन कहना बहुत मुश्किल है बिकॉज अभी हाल फिलहाल में आईपीओ उतने अच्छे नहीं कर पाए, तो किसी को नहीं पता कि कैसा करेगा। आई थिंक सब्सक्रिप्शन पे देखना होगा कि किस तरीके का सब्सक्रिप्शन निकल कर आता है, क्यूआईबीस क्या करते हैं इस आईपीओ के अंदर, तो आप कह सकते हैं कि लिस्टिंग गेन के बारे में थोड़ा पता चलेगा। बट हाँ, वेट एंड वॉच करें, अभी फैसला ना बनाए कि मुझे अप्लाई नहीं करना है, और अभी ये भी फैसला मत बनाए कि मुझे पहले दिन अप्लाई कर देना है। वेट करें, देखिए किस तरीके से सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में आता हुआ दिख रहा है। बाकी कंपनी ऑनेस्टली मुझे कोई ख़राब कंपनी लगी नहीं है। आई डोंट नो कि इसको लेकर इतना नेगेटिव सेंटिमेंट क्यों क्रिएट करेंटली होता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन भी देखा जाए तो दोस्तों अब एआई कंपनीज को तो देखिए वैल्यूएशन ज़्यादा मिलता ही है, राइट। तो ये भी तो एक एआई कंपनी है, लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा हमको। कंपनी का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड मुझे बढ़िया ही लगा। 66% का रेवेन्यू अमेरिका से आ रहा है, 21% यूरोप से आ रहा है, तो कंपनी फोकस भी याद रखिएगा अमेरिका जैसे मार्केट पे कर रही है। इसके अलावा क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क आप कह सकते हैं कि थोड़ा हाई हो सकता है, बट बाकी इतना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे ऑनेस्टली दिखा नहीं है। सो देखते दोस्तों आईपीओ कितना बढ़िया करता है, कितना ख़राब करता है। अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे, सब्सक्रिप्शन पे वीडियो लगातार आता रहेगा, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ रहिए। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।